नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी प्लस सी पैट 2023 के लिए जीके की 37वीं क्लास है, जहां पर आज हम जीके के 25 क्वेश्चंस को करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन है हिंदू महासभा के संस्थापक हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए हिंदू महासभा की, तो इसको जो संस्थापक हैं तो वो कौन है, वो है मदन मोहन मालवीय जी। कौन है, तो इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, ये कुछ संस्थाएं हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बताइए भाई, अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन है। तो वो है विनायक दामोदर सावरकर, जिनको हम शॉर्ट में वीडी सावरकर भी बोलते हैं। तो ये है अभिनव भारत संस्था के संस्थापक। ऐसे ही आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है। तो भाई आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राममोहन राय। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, तो वो है स्वामी विवेकानंद जी। कौन है भाई रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, तो वो है स्वामी विवेकानंद जी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई कर्नाटक के रत्न की, तो वह कौन सा शहर है, तो वो है मैसूर। ठीक है, ये जो मैसूर है इसको ही कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। चलिए भाई दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बताइए दोस्तों, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। तो भाई सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मुंबई को। ऐसे ही ऑरेंज सिटी नागपुर को कहा जाता है, और साइंस सिटी कहा जाता है बंगलुरु को। ठीक है, साइंस सिटी किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बंगलुरु को। और स्पेस सिटी भी बंगलुरु को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आज का ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, बताइए नीति शतक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए नीति शतक की, तो इसके जो लेखक हैं तो वो हैं भर्तृहरि। कौन है इसके लेखक, तो वो हैं भर्तृहरि। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, ये कुछ पुस्तकें हैं जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनका आज हम रिवीजन करेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछ जाए कि बताइए गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो भाई गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। कौन है लेखक, जयदेव। ऐसी सूरसागर, तो सूरसागर के लेखक है सूरदास जी। और उत्तम रामचरित के लेखक कौन है, तो भभूति। ठीक है, जो उत्तम रामचरित है इसके लेखक भभूति हैं। और जो नीति शतक है उसके लेखक हैं भर्तृहरि। कौन है, तो वो है भर्तृहरि। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर स्टार बना लेना। बताइए खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, जो खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ऐसे हमने पढ़ा था कि पिनवैली कहाँ पर स्थित है, तो वो भी हिमाचल प्रदेश में है। चलिए दोस्तों, इनका कुछ रिवीजन करते हैं। बताइए बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, बात की जाए बेतला राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये आपके झारखंड राज्य में। ठीक है, जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ये है झारखंड में। ऐसी देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, तो ये पड़ता है आपके असम में। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। और जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है आपके उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है, तो ये है उड़ीसा में। चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। बताइए निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन पर भी स्टार बना लेना, क्योंकि पिछली साल भी यूपी ट्रिपल पैट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो किस राज्य का राष्ट्रीय खेल पूछा गया था, हालांकि मैंने उसका प्रीवियस ईयर पेपर डाल दिया है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर जरूर देख लेना। जितने भी यूपी ट्रिपल पैट ने अभी तक जितने भी जो पेपर कराए हैं वो सारे पैट के पेपर पड़े हुए हैं, तो वो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके और उनका सॉल्यूशन जरूर देख लें। ठीक है, तो दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भाई श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। क्या है श्रीलंका राष्ट्रीय खेल, तो वो है वॉलीबॉल। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं कबड्डी का। तो बताइए कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये है बांग्लादेश का। और ऐसी तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। और जो बुजकशी है ये है आपके अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। बताइए भाई गुवाहाटी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए गुवाहाटी की, तो ये है आपके किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और गुवाहाटी किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके असम में। ठीक है, असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है भाई ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये नदियों के किनारे स्थित शहर हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद सारे आपको याद रखने हैं। दोस्तों, मथुरा किस नदी के किनारे, तो भाई मथुरा है यमुना नदी के किनारे। ऐसी जो नासिक है ये गोदावरी नदी के किनारे पर है। और नासिक है किस राज्य में, तो ये है महाराष्ट्र राज्य में। अच्छा भाई,
अहमदाबाद किस नदी के किनारे? तो अहमदाबाद है आपका साबरमती नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लखनऊ किस नदी के किनारे? तो लखनऊ है भाई गोमती नदी के किनारे। ऐसी कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। और जो विजयवाड़ा है ये है कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। तो दोस्तों ये है आपकी कृष्णा नदी के किनारे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब क्लोरोफिल को जलाया जाता है तो उनमें से तो इसमें से कौन सा तत्व शेष बचता है? तो दोस्तों जब क्लोरोफिल को जला देते हैं तो जो तत्व शेष बचता है उसका नाम है मैग्नीशियम। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है दोस्तों मैग्नीशियम। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो कि साइंस से कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए ये सारे आपको ऐसे ही याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों अगर बात की जाए तरंग दैर्ध्य की तो ये सबसे ज़्यादा अधिक होती है लाल रंग की, ठीक है। जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है। दोस्तों आगे इसके बारे में ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य के प्रकाश में जो बैंगनी रंग होता है, ठीक है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। हम बचपन में पढ़ते थे विवग्योर, देखते नहीं थे विवग्योर, कि जिससे कि वो घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम, तो हम विवग्योर एक ट्रिक होती थी, VIVGYOR, तो वो एक ट्रिक होती है। तो ये वही चीज़ है कि सूर्य के प्रकाश में जो बैंगनी रंग है, ठीक है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, जिसका प्रकीर्णन भी सबसे अधिक होता है। देखो दोस्तों, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी वो जब सबसे ज़्यादा फैलेगा, ठीक है, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा रंग फैल जाता है। तो जो बैंगनी रंग होता है ना, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, यानी कि अगर आप बैंगनी रंग की, मान लो अगर आप टॉर्च जलाते हो, ठीक है, तो वो सबसे कम दूरी तक जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फैल जाएगी। तो जो सबसे, देखो जो दूरी होती है ना वो इसकी होती है तरंग दैर्ध्य। मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता दे रहा हूँ कि जैसे वो जितनी ज़्यादा दूरी तक जाएगी तो वो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी, ठीक है, और जितना ज़्यादा फैल जाएगी वो उसका प्रकीर्णन होगा। तो भाई जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, यानी कि जो सबसे कम दूरी तक जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा फैल जाती है, तो इसलिए उसका प्रकीर्णन भी सबसे अधिक होता है। और जबकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, यानी कि जो लाल रंग का अगर आप प्रकाश भेजो तो वो एकदम सीधा चला जाएगा, ठीक है, और वो सबसे कम फैलेगा। तो इसलिए उसकी तो जो सीधा चला जाएगा तो यानी कि उसकी जाने की सबसे ज़्यादा लंबाई भी ज़्यादा होगी, तो यानी कि उसकी तरंग दैर्ध्य भी सबसे ज़्यादा हो गई, और उसका प्रकीर्णन भी सबसे कम होगा। प्रकीर्णन यानी कि फैलना, क्योंकि वो फैलेगा सबसे कम, तभी तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। अच्छा, अब ये हमें क्रम याद रखना है दोस्तों, ये है इसका क्रम, ठीक है, ये है इसका क्रम। क्रम क्या है कि घटते हुए क्रम में तरंग दैर्ध्य का क्रम, ठीक है, घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है? तो वो है दोस्तों लाल रंग की, ठीक है, उससे कम नारंगी रंग की, उससे कम पीले रंग की, उससे कम हरे रंग की, उससे कम नीले रंग की, और उससे कम किसकी है? जामुनी की, और फिर है बैगनी कलर की, ठीक है। फिर किसकी है? तो वो है बैगनी कलर की। इसके वो ट्रिक है VIVGYOR, जी पहले हम बचपन में याद करते थे, ठीक है, VIVGYOR, वी होता है वायलेट, यानी कि बैगनी कलर होता है, ठीक है, ये बैगनी कलर हो गया। तो बैगनी कलर की जो तरंग दैर्ध्य है, ये जो बैगनी कलर है ना, बैगनी कलर, तो बैगनी कलर की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम, ठीक है, VIVGYOR। तो जो बैगनी है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। इंडिगो यानी कि जामुनी कलर, ठीक है, ये हो गया जामुनी कलर, इसकी तरंग दैर्ध्य बैगनी से थोड़ी ज़्यादा है। फिर आता है ब्लू यानी कि नीला कलर, तो इसकी तरंग दैर्ध्य उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर हो गया ग्रीन यानी कि हरा कलर, तो इसकी तरंग दैर्ध्य उससे ज़्यादा होगी। फिर पीला यानी कि जो येलो हो गया पीला कलर, तो इसकी तरंग दैर्ध्य इससे ज़्यादा। फिर इससे ज़्यादा ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर की, और सबसे ज़्यादा हो गई रेड कलर की तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा कौन फैलता है, तो फैलने के हिसाब से तो ये वाला सही है, सबसे ज़्यादा बैगनी फैलेगा, फिर उससे कम इंडिगो यानी कि जामुनी फैलेगा, फिर नीला फैलेगा, फिर उससे कम ग्रीन, फिर उससे कम पीला, फिर उससे कम नारंगी, और सबसे कम लाल फैलेगा। लेकिन अगर बात की जाए भाई कि तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी हुई, यानी कि सबसे ज़्यादा दूरी तक कौन जाएगा, तो सबसे ज़्यादा दूरी लाल तय करेगा, फिर उससे कम ऑरेंज तय करेगा, फिर उससे कम पीला, फिर उससे कम ग्रीन, फिर उससे कम ब्लू, फिर उससे कम इंडिगो यानी कि आपका जामुनी कलर, और सबसे कम बैगनी कलर। तो ये इसकी एक ट्रिक है, इसको आप याद रखना बैगनी, क्योंकि हो सकता है आपको ये इस तरह से ना याद हो कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, तो इस तरह तो आप विवग्योर याद रख लेना, ठीक है, वो आप नोट कर लेना। वो हम बचपन में बहुत हम पढ़ते थे विवग्योर, जब हाई स्कूल इंटर की क्लास में थे तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी, और आपने ही पढ़ी होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों जो मलेरिया होता है ये शरीर के प्लीहा और लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। जो शरीर की जो लाल रक्त कोशिका है जिनको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC, तो ये उसको प्रभावित करता है। और जो प्लीहा होता है यानी कि स्प्लीन,
तो ये उसको प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो मलेरिया होता है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। ये आपको याद रखना है कि प्रोटोजोआ से होता है और उसका नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी प्रोटोजोआ होता है उससे ये फैलता है। और ये मच्छर द्वारा काटे जाने पर मलेरिया की लार, मच्छर की लार के साथ स्पोरोजाइट के रूप में प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती। तो इसमें कौन प्रभावित हो, लाल रक्त कोशिका। और कौन प्रभावित होता है, तो वो होता है प्लीहा। और मुख्य रूप से इसमें लाल रक्त कोशिका प्रभावित होती है, लेकिन आपको याद प्लीहा भी रखना है क्योंकि वो भी इससे प्रभावित होता है। तो आपको इसके जो प्रोटोजोआ का नाम याद रखना है, तो वो क्या है, तो वो है प्लाज्मोडियम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए भाई पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों जो पाल वंश का संस्थापक था वो था गोपाल। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे गोपाल। और इन्होंने ही ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए पाल वंश का वह कौन शासक था जिसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, तो वो था गोपाल। ठीक है, तो पाल और यही पाल वंश के प्रथम शासक थे, यानी कि पाल वंश के संस्थापक भी थे। और इस वंश का अगर सबसे ज़्यादा, चलो मैं एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था धर्मपाल। ठीक है, पाल वंश का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक भी धर्मपाल था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों जो भारत की पहली आर्थिक जनगणना हुई थी ये हुई थी वर्ष 1977 ईस्वी में। कब हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 1977 में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान है ये है आपके नागपुर में स्थित। कहाँ पर स्थित है, तो ये है नागपुर में स्थित। देखो इसकी एक ट्रिक याद रख लो, जब मान लो कपास तुम्हें ना याद हो, कपास अनुसंधान संस्थान, तो तुम कपास से तुम याद रख लो पास। पास किसके नहीं जाना, नाग के पास मत जाओ। ठीक है, नागपुर यानी कि नाग के पास मत जाओ क्योंकि नाग काट लेगा। तो अगर आपको पता जाए कि भाई किसके पास नहीं जाना है तो नाग के पास नहीं जाना है, यानी कि कपास तो नागपुर। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है जो मैंने अभी जल्दी में ही बनाई है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। वैसे हम ट्रिक पे कम ध्यान देते हैं क्योंकि हम रिवीजन ही इतना करा देते हैं कि आपको ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी चलो अगर कभी कभार हो जाता, पॉसिबल हो सकता, तो मैं ट्रिक भी दे देता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सोचा हमारा, खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होती है। तो दोस्तों जो खट्टे फलों में जो कैंकर की बीमारी होती है, जैसे आपने देखा होगा नींबू में होता है सिट्रस कैंकर है, तो वो जो कैंकर की जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, तो दोस्तों वो होती है बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं इनके कारण होती है खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलू में ब्लैक हर्ट किसकी कमी के कारण होता है। तो दोस्तों ये भी एक रोग है आलू का। तो आलू में जो ब्लैक हर्ट नामक रोग है ये होता है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आलू में ब्लैक हर्ट रोग हो जाता है। और एक और कारण होता है कि अगर भंडारण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो, यहाँ पर क्या दिया है कमी, अगर ये ना देकर यहाँ पर दिया होता अधिकता। ठीक है, अगर भंडारण में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो उसके कारण भी हो जाएगा, और अगर भंडारण में ऑक्सीजन की कमी होगी तो इसके कारण भी हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, भंडार में ऑक्सीजन की कमी के कारण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेरोइन जो कि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों जो हेरोइन होती है ना ये नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो दोस्तों ये प्राप्त होती है पोस्ता के द्वारा। जो पोस्ता होता है ये हेरोइन उससे प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हैवर प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता। तो जब हम 12th में पढ़ते थे तो हमने ये अमोनिया की हैवर प्रक्रिया पढ़ी थी। तो हैवर प्रक्रिया द्वारा भाई किसे प्राप्त किया जाता है, तो वो प्राप्त किया था अमोनिया को। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सबको याद होंगे, जैसे विवग्योर वाला मैंने आपको बताया था, ऐसी हैवर प्रक्रिया, क्योंकि हमने ये 12th में बहुत डिटेल में पढ़ी थी हैवर प्रक्रिया, जब हम केमिस्ट्री हमारे पास थी उस समय की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में शामिल कौन सा नहीं, तो देखो शामिल हैं कौन कौन से। तो एक तो इसमें सुत्त पिटक भी शामिल है, विनय पिटक भी शामिल है और अभिधम्म पिटक भी शामिल है। तो कौन सा शामिल नहीं, तो इसमें उपासिका पिटक नहीं शामिल है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि उपासिका पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में शामिल नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
देखो अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे ये हर उस व्यक्ति तक पहुँच जाए जिसके पास किसी न किसी संसाधन की कमी है या जो यूपीट्रिपल पैट 2023 के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यही देखो, जब तक हम कुछ अच्छा नहीं करता तब तक हमारे साथ भी कैसे अच्छा होता है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे आपका कोई भाई हो, आपकी बहन हो या आपका कोई मित्र हो वो अगर पढ़ रहा हो, तो आप उसके लिए हमारी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, इससे भाई वो भी तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। तो दोस्तों जो संघ सूची है तो उसमें कौन सा विषय शामिल नहीं है। तो देखिए जो परमाणु ऊर्जा मामला ये भी शामिल है, ऐसी जो विदेशी मामले ये भी शामिल है और युद्ध शांति ये भी मामले शामिल हैं। तो कौन सा नहीं इसमें शामिल है, तो वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य। और ये कौन सी सूची का विषय है दोस्तों, तो ये है आपकी राज्य सूची का विषय। तो ये सब आपको याद रखना ही है कि जो परमाणु ऊर्जा मामला है ये किससे संबंधित, तो इस संघ सूची से। ऐसे विदेशी मामले भी संघ सूची में आते हैं और युद्ध और शांति ये भी संघ सूची में आते हैं। और सार्वजनिक स्वास्थ्य किस में आता है, तो वो आता है राज्य सूची में। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होएगा ऑप्शन 1। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य। चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले तथा युद्ध और शांति, ठीक है, तो ये सब किसकी कौन सी सूची का विषय है, तो यह है संघ सूची का विषय। ऐसे जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है ये राज्य सूची का विषय है। और भारतीय संविधान की, अब पॉइंट याद रखना यहाँ से, कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ दी गई हैं। ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान है इसकी 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है, जिसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और दोस्तों संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, तो यह इसमें है कुल 100 विषय। राज्य सूची में 62 विषय हैं और समवर्ती सूची में है 52 विषय। तो ये सारे आपको पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में कहा गया है, तो वो भाई बताया गया है 7वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में। और इसके अंतर्गत कुल कितनी सूचियाँ, तो इसके अंतर्गत कुल 3 सूचियाँ। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, राज्य सूची में 62 विषय हैं और समवर्ती सूची में है 52 विषय हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों अगर बात की जाए फलों के उत्पादन की, तो इसके उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, और फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। ठीक है, तो जो चीन का उत्पादन स्थान है वो पहला है, दूसरे नंबर पे हमारा देश भारत है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे किसी न किसी यूपी की परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो आपकी लेखपाल की हो, चाहे वीडियो की हो, चाहे पैट की हो, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, हर लेवल की, चाहे आपकी स्टेट पीसीएस की हो, किसी भी लेवल की, सब में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सारे मेरे दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन हैं और यहाँ से आपको ज़रूर प्रश्न ज़रूर मिलेंगे, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस नगर को चर्मोद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई चर्मोद्योग की राजधानी, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जिसे चर्मोद्योग की राजधानी कहा जाता है, तो वो है आपका कानपुर। ठीक है, कौन सा नगर है, तो वो है कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों अगर बात की भाई आमों के उत्पादन के मामले में है, तो इसमें हमारा जो प्रथम राज्य है तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश है ये आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अच्छा दोस्तों अगर बात की जाए गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा भारत का, तो वो भी उत्तर प्रदेश ही है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो भाई जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपके जम्मू कश्मीर है। कहाँ पर स्थित है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। चलिए दोस्तों ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। बताइए भाई केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये मणिपुर में है। यही दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ऐसी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है आपके उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ये सारे मैं आपको बहुत पहले याद करा चुका हूँ। अब मैं आशा करता हूँ कि आप में से ये लगभग 100 के 100% आपको सारे याद होंगे, क्योंकि मैं रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। चलिए दोस्तों रिवाइज करते हैं कुछ हम।
बताइए भाई अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताइए। अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस है ये मनाया था आपका 4 अप्रैल को। जो अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस है ये मनाया था 4 अप्रैल को। ऐसे ही राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये मनाया था 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है आपका 11 अप्रैल को। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लो। राष्ट्रीय खदान दिवस 4 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए होम्योपैथी के जनक कौन है, तो इसके जनक है सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, होम्योपैथी के जनक कौन है? तो होम्योपैथी के जनक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। होम्योपैथी के जनक हैं सैमुअल हैनीमैन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, होम्योपैथी के जनक कौन है? तो इसके जनक है सैमुअल हैनीमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए भाई समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों समानता दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ऐसे विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विश्व जल दिवस है वो मनाया था 22 मार्च को। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है विश्व जल दिवस, तो वो मनाया था आपका 22 मार्च को। एक बार फिर से रिवीजन कर लो। समानता दिवस 14 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया था आपका 22 अप्रैल को। चलिए भाई अगला है हमारा, बताइए भाई विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो हमारा विश्व पुस्तक दिवस है ये मनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को। ये भी आपको याद रखना है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था आपका 23 अप्रैल को। ऐसे ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल और विश्व पशु चिकित्सा दिवस भी आपका मनाया जाता है 30 अप्रैल को। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं भाई। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, आयुष्मान भारत दिवस 23 अप्रैल और विश्व पशु चिकित्सा दिवस भी आपका मनाया था 30 अप्रैल को। तो ये सारे आपको अब याद हो गए होंगे। चलिए अगला है हमारा मई के महत्वपूर्ण दिवस, पढ़ते हैं इनके बारे में। बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था आपका 1 मई को। ऐसे विश्व हास्य दिवस भी 1 मई को मनाया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व अस्थमा दिवस 3 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया था आपका 11 मई को। कब मनाया था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस? तो ये मनाया था 11 मई को। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व हास्य दिवस 1 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व अस्थमा दिवस 3 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। कब मनाया जाता है ये? तो मनाया था आपका 11 मई को। चलिए अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो दोस्तों ये मनाया था आपका 12 मई को। विश्व परिवार दिवस 15 मई, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया था आपका 22 मई को। कब मनाया था? तो ये मनाया था 22 मई को। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, विश्व परिवार दिवस 15 मई, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया था आपका 22 मई को। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था आपका 22 मई को। चलिए अगला है हमारा विश्व कछुआ दिवस। तो दोस्तों ये मनाया था आपका 23 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई, विश्व थायराइड दिवस 26 मई, माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई और विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया था 31 मई को। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था 31 मई को। अगले फिर से पढ़ते हैं। विश्व कछुआ दिवस 23 मई, राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई, विश्व थायराइड दिवस 26 मई, माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई और विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया था आपका 31 मई को। चलिए भाई अब है हमारा जून के महत्वपूर्ण दिवस। तो देखिए दोस्तों जो विश्व दुग्ध दिवस है ये मनाया था आपका 1 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया था 8 जून को। एक बार फिर से रिवीजन करो भाई। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया था 8 जून को। अगला है
बाल श्रम निषेध दिवस, तो ये मनाया था आपका 12 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। विश्व पवन दिवस 15 जून। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून। विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून। और विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। कब मनाया जाता है? चलिए फिर से इसका रिवीजन करते हैं। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। विश्व पवन दिवस 15 जून। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून। ऐसे विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून। और विश्व शरणार्थी दिवस मनाया था आपका 20 जून को। कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया था 20 जून को। चलिए अगला है हमारा विश्व संगीत दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। विश्व मानवतावादी दिवस 21 जून। ओलंपिक दिवस 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस 26 जून। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया था आपका 29 जून को। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय शुद्धगृह दिवस तो ये मनाया था आपका 30 जून को। चलिए अगला है भाई, फिर से पढ़ते हैं। विश्व संगीत दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। विश्व मानवतावादी दिवस 21 जून। ओलंपिक दिवस 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस 26 जून। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून। और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस तो ये मनाया था आपका 30 जून को। कब मनाया था अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस? तो ये मनाया था 30 जून को। चलिए दोस्तों, ये रिवीजन करना असल में बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि हमने अप्रैल, मई और जून के कई दिन से रिवीजन भी नहीं किए हैं, तो इसलिए भी ये ज़रूरी भी हो गया था। चलिए अगला है हमारा ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है भाई? तो ये लिखी गई है सौरभ गांगुली के द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, तो ये लिखी गई है सौरभ गांगुली के द्वारा। चलिए दोस्तों, ये है आज का हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन, और जो भी बच्चा इसका आंसर देगा मैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा। तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये है हमारा विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये वाली पहले भी मैं किताब करा चुका हूँ, तो इसलिए अब जो बच्चे ने पढ़ी होगी वो इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकता है। और दोस्तों अब मैं बात करेंगे भाई कि पिछली क्लास का आंसर किसने दिया था। तो दोस्तों पिछली क्लास का जो आंसर है वो मात्र 2 बच्चों ने दिया है, जिसमें दोनों ने ही सही आंसर दिया। एक तो है ध्रुव सिंह जी और दूसरी है भाई नीतू पटेल जी। ठीक है, कौन है? तो एक तो हैं ध्रुव सिंह जी और दूसरी हैं नीतू पटेल जी। तो इन 2 बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है। अब मैं आशा करता हूं कि आप में से और भी जो बच्चे होंगे वो भी इसका सही आंसर देंगे। तो दोस्तों ठीक है, इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।